प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला में आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम राज्य समान परीक्षा कक्षा 12वीं वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से हिंदी साहित्य का जो पेपर है उसकी जो आंसर की है उसको आए हैं लेकर के। तो यहाँ विद्यार्थियों, जैसा कि प्रश्न पत्र को देखने से पता चलता है कि काफ़ी अच्छे इसमें प्रश्न आए हुए हैं। यहाँ पहला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों, इसमें दिया हुआ है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश विद्यार्थियों आपके स्तर का ही है और आपको छोटी कक्षाओं में जैसा कि आप देखते हैं कि आपको देख करके उत्तर डायरेक्ट मिल जाते हैं, ऐसी स्थिति में नहीं है। ये प्रश्न पत्र का जो पहला प्रश्न है, अपठित जो गद्यांश है उसमें आपकी जो विचारों की अभिव्यक्ति की जो क्षमता है, भाव को ग्रहण करके इस प्रकार से दिए हुए हैं। तो ये विद्यार्थियों पूरा का पूरा जो अपठित गद्यांश है वो धर्म पर आधारित है और धर्म में किस प्रकार से उदासीनता आती है और धर्म के प्रति आपको क्या क्या करने चाहिए, वो पूरा का पूरा ये अपठित गद्यांश ही लेकर के आया है। विद्यार्थियों देखते हैं पहला प्रश्न कि आखिर क्या पूछता है। ये पहला प्रश्न इसमें देखते हैं, हमें धर्मों के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण कैसे अपना सकते हैं। यानी कि हम धर्मों के प्रति जो स्वस्थ पॉजिटिव जो अपना व्यूज़ हैं, स्वस्थ दृष्टिकोण है, वो कैसे अपना सकते हैं। तो विद्यार्थियों इस पूरे के पूरे अंश को पढ़ने से हमें ये मालूम होता है और हम इसका एक सार रूप में कुछ पंक्तियों में निकाल सकते हैं। वो इस प्रकार से हो सकता है विद्यार्थियों कि इसमें दिया हुआ है कि सभी धर्मों के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण रखकर और संसार के सभी जो धर्म हैं उन धर्म ग्रंथों को सहानुभूतिपूर्व पढ़कर, एक तो इसमें आना चाहिए समभाव रखना चाहिए और दूसरा है सभी जो धर्म ग्रंथ हैं, धर्मों के जो आधार ग्रंथ हैं उनका सहानुभूतिपूर्वक पढ़कर हम इस धर्म के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण रख सकते हैं। तो पहला इसमें ये हुआ, दो चीज़ें आपको लिखनी है, स्वस्थ दृष्टिकोण रखकर सभी धर्मों के प्रति धर्म ग्रंथों को सहानुभूतिपूर्ण पढ़कर हम अपना सकते हैं। दूसरा है विद्यार्थियों, धर्म के प्रति समभाव रखने से क्या लाभ हैं। धर्म के प्रति समान जो भाव हैं, सभी धर्मों को समान समझने का जो कार्य है वो हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ विद्यार्थियों इस पूरे गद्यांश में से हम जो छांटेंगे उसमें ये आया है कि धर्म के प्रति समभाव रखने से होता क्या है कि अपने धर्म के प्रति जो प्रेम है उसकी जो अंधता है वो मिटती है। यहाँ जो ये पंक्ति है ये यही भाव प्रेषित करती है कि अपने धर्म के प्रति जो संभाव है उसे रखने से अपने धर्म के प्रति जो प्रेम है उसकी जो अंधता है वो मिट जाती है। तीसरा प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों, अन्य धर्मों के अध्ययन से लेखक की जीवन दृष्टि में क्या बदलाव आया। तो यहाँ विद्यार्थियों इसमें दिया हुआ है कि जब अन्य धर्मों के अध्ययन से लेखक की जो श्रद्धा है वो बढ़ी है और श्रद्धा के बढ़ने के साथ साथ ही जीवन दृष्टि भी विकसित हुई है। यहाँ श्रद्धा बढ़ी है और श्रद्धा बढ़ने के साथ साथ जीवन दृष्टि भी विकसित हुई है। चौथे नंबर का है इसमें धर्म के बाह्य चिन्हों के बारे में लेखक क्या कहता है। तो इसमें बताया गया है विद्यार्थियों कि धर्म जब बाह्य चिन्ह आडंबर बने या अपने धर्म को दूसरे धर्मों से बड़ा बताएं तब वह त्याज्य हो जाता है, ऐसी बात इसमें कही गई है। यानी कि जब कोई धर्म अपने धर्म को किसी दूसरे धर्म से बड़ा बताता है तो वहाँ वह धर्म क्या हो जाता है, त्याज्य हो जाता है, त्याग करने योग्य हो जाता है। नए नंबर का इसमें पूछा है, इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। विद्यार्थियों आपको पता है धर्म से संबंधित बातें इस अपठित गद्यांश में कही गई हैं। तो यहाँ आपका एक शब्द में जो शीर्षक हो सकता है वो धर्म हो सकता है या सर्वधर्म संभाव हो सकता है या पंथ निरपेक्षता इसमें होता है। किसी भी शीर्षक को लेकर के आप इसमें लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, लेखक के अनुसार हमारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए। यहाँ विद्यार्थियों अंतिम पंक्तियों में ये इसका उत्तर देखने को आपको मिलता है। इसमें बताया गया है कि हमारी जो प्रार्थना है लेखक के अनुसार ये होनी चाहिए कि ईश्वर उन्हें सारा प्रकाश दे, जितने भी धर्मावलंबी हैं उनको सारा प्रकाश दे, जिसकी उन्हें अपने सर्वोच्च विकास के लिए आवश्यकता है वो उसके लिए कहा गया है। विद्यार्थियों इसमें पूछा गया है कुछ शब्दावली है जो आपकी व्याकरणिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो यहाँ निर्मल का और सहिष्णु इन दोनों शब्दों के विलोम शब्द पूछे गए हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ निर्मल का जो विलोम शब्द आएगा वो मलिन आएगा, मलिन, और जो सहिष्णु है उसका विलोम होगा असहिष्णु। विद्यार्थियों विलोम जो
होता है विपरीत अर्थ देने वाला होता है। निर्मल का जो विलोम होता है वो मलिन है, यानी कि मैला है, गंदा है, धुंधला है। और निर्मल जो होता है वो स्वच्छ होता है। तो यहाँ विद्यार्थियों एक आपको व्याकरणिक दृष्टि से ये भी लिखना है इसमें मलिन, इस प्रकार से। बड़ी की मात्रा आपको नहीं लगानी है। देखने में ऐसा लगता है कि अशुद्ध है, लेकिन ये वाक्य, ये जो शब्द है मलिन, ये शुद्ध है। यहाँ अगला है विद्यार्थियों सहिष्णु का विलोम। तो सहिष्णु का अर्थ होता है विद्यार्थियों जो सहन कर सके, जिसमें सहन करने की क्षमता हो। अब यहाँ इसका विलोम देखते हैं तो सहिष्णु का जो विलोम होगा वो असहिष्णु होगा, अर्थात जो सहन नहीं कर सके, इसका ये होगा। अगला दिया हुआ है विद्यार्थियों इसमें उपसर्ग की दृष्टि से, प्रत्यय की दृष्टि से यहाँ ये पूछा गया है कि इसमें मूल शब्द कौन सा है। यहाँ पूछ दिया गया है सीधा के सीधा कि प्रत्येक शब्द में केवल उपसर्ग बताइए। तो यहाँ उपसर्ग में आता है विद्यार्थियों, प्रत्ययों को देखने से पता चलता है कि प्रति प्लस एक, यानी कि यण संधि के द्वारा ये का आगम हुआ है इसमें, प्रति प्लस एक, तो प्रति इसमें उपसर्ग सामने आता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये था आपका अपठित गद्यांश। अब चलते हैं विद्यार्थियों अपठित पद्यांश की तरफ। और अपठित पद्यांश बहुत ही मार्मिक शब्दों को देने वाला है। और यहाँ विद्यार्थियों जो हरवंश राय बच्चन जी हैं, उनकी एक कविता है नीड़ का निर्माण, फिर उसको यहाँ पर लिया गया है। विद्यार्थियों इससे पढ़ने से पहले, प्रश्नों को हल करने से पहले आपको इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। बच्चन जी के जो जीवन है और जो साहित्य है उसमें पुनर्स्थापना और सृजन की भावना का ये प्रतीक, ये कविता है। और युवा काल के जो आरंभिक और कठोर संघर्ष के बाद और साहित्य में स्वयं को पुनर्स्थापित करने के प्रयत्नों की रोमांचक कविता ये उजागर करती है। यहाँ विद्यार्थियों देखते हैं इसे, इसके आधार पर जो प्रश्न दिए हुए हैं, इसमें पहला प्रश्न है आंधी और बादल किसके प्रतीक हैं। तो यहाँ विद्यार्थियों जीवन में आने वाले जो संकट हैं, कष्ट हैं, चुनौतियाँ हैं, उनके ये प्रतीक दोनों माने गए हैं। अर्थात जो आंधी हैं और बादल हैं वो विनाश के और परिवर्तन के संकेत देने वाले हैं। इसलिए विनाश और परिवर्तन के संकेत देने के कारण ये जीवन में उसके हरवंश राय जी बच्चन जी के जीवन में आने वाले जो भी कष्ट हैं, जो भी चुनौतियां हैं, उनके ये दोनों प्रतीक हैं। दोनों प्रतीक क्यों माने गए विद्यार्थियों, इसका एक कारण है कि जो आंधी है और जो बादल है वो विनाश और परिवर्तन के संकेत बिंदु माने जाते हैं। तो ये जीवन में आने वाले कष्ट और चुनौतियों के प्रतीक माने गए हैं। दूसरा प्रश्न है विद्यार्थियों कवि निर्माण का आह्वान क्यों करता है, यानी कि निर्माण की उससे उत्कंठा क्यों है। तो इसमें दिया हुआ है, आप इस भाव के अनुसार समझ सकते हैं, उत्तर के रूप में लिख सकते हैं कि जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों के बावजूद फिर से आपको हार नहीं माननी है। तो उन कठिनाइयों और संघर्षों के बावजूद फिर से उठकर नए सिरे से निर्माण करने की प्रेरणा देते हुए कवि निर्माण का आह्वान करता है। यानी कि हारना नहीं है, जितने भी संघर्ष हैं, कठिनाइयाँ हैं, उनसे नहीं हारते हुए और फिर से उठकर नए सिरे से निर्माण की प्रेरणा देने का हेतु कवि निर्माण का आह्वान करता है। विद्यार्थियों इसमें तीसरा प्रश्न दिया हुआ है किस बात से कवि भयभीत है। विद्यार्थियों यहाँ एक पंक्ति दी हुई है और पंक्ति को हम जो पुनः देखते हैं तो उसमें आता है कि रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कण कण, ये आया है विद्यार्थियों। तो इसके आधार पर हम निकालते हैं जिसका अर्थ जो है, भाव जो है, एक कवि रात के उत्पात से भयभीत है। अब यहाँ विद्यार्थियों रात का आपको प्रतीक भी लिखना था कि कवि रात यानी कि संघर्ष कह सकते हैं, दुख कह सकते हैं, चुनौतियाँ कह सकते हैं, उसके उत्पात से ये भयभीत है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कि उषा की मुस्कान मानव मन को क्या प्रेरणा देती है। उषा की जो मुस्कान है, सूर्योदय का जो समय है, उसकी जो मुस्कान है, अब रात्रि के समाप्त होने के पश्चात ये जब आई है, उषा काल आया है, तो उसकी जो मुस्कान मानव को क्या प्रेरणा देती है। तो इसमें प्रेरणा के रूप में लिखेंगे कि उषा की जो मुस्कान है मानव मन को बार बार नीड़ का निर्माण करने की, यानी कि पुनर्स्थापना करने की प्रेरणा देती है। विद्यार्थियों नीड़ कहते हैं घोंसले को, जहाँ पर जो पक्षी हैं वो अपना बसेरा करते हैं। तो यहाँ हारना नहीं है, वो उनका घोंसला कभी कभी क्या है, झंझावातों के कारण, आंधी के कारण उड़ जाया करता है। दोबारा से पक्षी उसको निर्माण करने के लिए प्रेरित हो जाता है, वो तैयार हो जाता है। तो उसी प्रकार से उषा की जो किरण है, जो मुस्कान है, मानव मन को बार बार नीड़ का निर्माण करने की, अर्थात पुनर्स्थापना करने की प्रेरणा देती है। अगला प्रश्न है इसमें विद्यार्थियों रात आई और काली का आशय स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ विद्यार्थियों रात को और काला बताया गया है। तो
तो यहाँ रात आई और काली, रात पहले ही काली होती है और काली शब्द से यहाँ इसकी जो विशेषता है वो बढ़ गई है। तो यहाँ जो कष्ट हैं वो भयंकर कष्ट के रूप में आ गए हैं। तो रात आई और काली का अर्थ हुआ इसमें भयंकर कष्ट, भयंकर चुनौतियाँ, इस प्रकार से इसका अर्थ हो सकता है। यहाँ विद्यार्थियों पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। जो शब्द बार बार आया है नीड का निर्माण, फिर इसको आप लिख करके और ये शीर्षक आप निश्चित कर सकते हैं। यहाँ विद्यार्थियों फिर कण कण में कौन सा अलंकार है? यहाँ विद्यार्थियों कोई शब्द है, पुनः पुनः आया है, अर्थ वही है, फिर कण कण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की जो योजना है वो यहाँ पर दिखाई गई है। विद्यार्थियों इसमें जो अगला प्रश्न सामने आता है हमारा, वो जो प्रश्न है उसमें दिया हुआ है अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से कि जनसंचार के विभिन्न माध्यम कौन से हैं। तीसरा प्रश्न ये है जनसंचार के विभिन्न माध्यम कौन कौन से हैं। तो विद्यार्थियों जनसंचार के जो विभिन्न माध्यम हैं उसमें प्रिंट मीडिया आता है, यानी कि मुद्रित माध्यम लिख सकते हैं। प्रिंट मीडिया, मुद्रित माध्यम के अलावा रेडियो है, टेलीविज़न है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, ये जो चीज़ें हैं वो जनसंचार के माध्यमों में आते हैं। चौथा प्रश्न है विद्यार्थियों जनसंचार माध्यम की दृष्टि से इंटरनेट का महत्व लिखिए। तो इंटरनेट के जो महत्व है विद्यार्थियों वो आप लगा करके लिख सकते हैं इन बिंदुओं के माध्यम से कि इसमें इंटरनेट में तुरंत जो सूचना है वो उस सूचना का तुरंत संचार होता है। यानी कि जो कोई सूचना है वो जल्दी पहुंचती है, तो त्वरित सूचना संचार। और एक है संवाद की सुविधा होती है इसमें, और व्यापक पहुंच प्रदान करने का कार्य ये इंटरनेट किया करता है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों 5वें प्रश्न के रूप में 3 से शब्दों में आपको निबंध लिखना था। काफ़ी सीधे जो शीर्षक थे निबंध लिखने के वो हो सकते थे। आपको जिस प्रकार से निबंध लिखना है 300 पंक्तियों में, यानी कि 300 शब्दों में 30 पंक्तियों को लेकर के चलता है लगभग, यानी कि 300 शब्द। आपको ये माना जाता है कि 10 शब्द एक पंक्ति में आते हैं। तो वहाँ आपको रूपरेखा यानी कि संकेत बिंदु बनाने हैं। सबसे पहले आपको प्रस्तावना है और 3 बिंदु लिखने के बाद में उसके कारण हैं या उसके परिणाम हैं, क्या क्या हो सकते हैं। अंत में आपको उपसंहार लिखना है। तो इस प्रकार से इन बिंदुओं के आधार पर आपको ये बनाना था। तो आप इनमें से कोई सा निबंध देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 है विद्यार्थियों ग्राम पंचायत गए, कोई भी नाम हो सकता है, उसके सचिव की ओर से जिला कलेक्टर वैसे कोई भी नाम लिख सकते हैं को गर्मी के मौसम में पेयजल की समुचित व्यवस्था के लिए टैंकर भिजवाने के लिए कार्यालय पत्र लिखिए। विद्यार्थियों ये कार्यालय पत्र है और एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय के लिए भेजा जाने वाला जो पत्र है वो कार्यालय पत्र की श्रेणी में आता है। अब किसी ग्राम पंचायत का सचिव है और वो अपने उस ग्राम पंचायत क्षेत्र में और जिला कलेक्टर से ऐसे ही अपील करता है कि वहाँ उस क्षेत्र में गर्मी के मौसम में जो पेयजल की जो व्यवस्था है वो समुचित नहीं हो पा रही है और टैंकर भिजवाने के लिए एक कार्यालय पत्र इस प्रकार से वो लेटर हेड पर लिखता है। वहाँ कार्यालय ग्राम पंचायत कोई भी हो सकता है, सचिव की ओर से गया है, ये प्रेषक उसका सचिव है। तो यहाँ ऐसा निवेदन करते हुए कि इस प्रकार से हमारे जो क्षेत्र है ग्राम पंचायत है उसमें ये आए टैंकरों के माध्यम से। तो इस प्रकार से आप इसमें कार्यालय पत्र लिख सकते थे। अथवा में दिया हुआ है विद्यार्थी स्ववृत्त लेखन है। स्वयं को अनुपम मानते हुए निजी विद्यालय में कंप्यूटर अनुदेशक के पद के लिए अपना स्ववृत्त लिखना है। उस स्ववृत्त में विद्यार्थियों जिस पद के लिए लिखा जा रहा है उस चीज़ को लिखेंगे, उस पर थोड़ा सा विवरण देते हुए कंप्यूटर अनुदेशक अपनी योग्यताएँ लिखनी हैं, अपना पूरा का पूरा बायोडाटा लिखना है और मैं इस पद के लिए पूरी तरह से फिट हूँ, पूरी तरह से इस कार्य को मैं कर सकता हूँ। तो इस प्रकार का विवरण लिखते हुए आपको जो निर्धारित जो स्ववृत्त लेखन का जो कार्य है उसके अनुसार आप इसको कर सकते हैं। 8वां प्रश्न है विद्यार्थियों राजकीय विद्यालय हरिपुरा की ओर से वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विषय पर एक प्रेस विज्ञप्ति लिखिए। तो वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम किया गया इस विषय पर प्रेस विज्ञप्ति यानी कि प्रेस के रूप में एक विज्ञप्ति जो कि जनता को सूचित करने के लिए लिखी गई है। तो निर्धारित प्रारूप में आपको इस प्रकार से प्रेस विज्ञप्ति लिखनी है। यहाँ विद्यार्थियों 9वें प्रश्न में ये जो व्यावहारिक व्याकरण आपकी दी हुई है, सीधा सीधा प्रश्न है कि हिंदी आचार्यों ने रसों की संख्या मानी है। तो यहाँ विद्यार्थियों नवरसों से आगे चल के और जो हिंदी आचार्यों ने रस माने हैं उसके आधार पर हम रसों की संख्या 11 मानते हैं। क्योंकि नवरसों के अलावा वात्सल्य और भक्ति 2 रस और प्लस हो जाते हैं, तो रसों की संख्या हुई विद्यार्थियों 11।
अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, दोहा छंद के प्रथम और तृतीय चरण में मात्राओं की संख्या होती है। तो विद्यार्थियों, दोहा छंद में प्रथम और तृतीय चरण में जो मात्राएं होती हैं उनकी संख्या 13 होती है। इनका जो रूप चलता है 13-11 13-11, यानी कि प्रथम और तृतीय में 13-13 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ में चरणों में 11-11 मात्राएं हुआ करती हैं। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, 10वां प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति को लेकर के था। पहला है सोरठा छंद। तो क्या है, अर्ध सम्मात्रक छंद, यानी कि मात्राएं गिनी जाती, लेकिन इसमें आधे जो चरण होते हैं उनमें मात्राएं समान होती हैं। जिस प्रकार से दोहा होता है 13-11 13-11 के आधार पर, उसी प्रकार से इसका जो विपरीत होता है सोरठा, वो 11-13-11-13 के आधार पर। तो इसमें लिखना था आपको अर्ध सम्मात्रक छंद। दूसरा है विद्यार्थियों, काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करने वाले तत्व। तो काव्य का सौंदर्य किससे बढ़ता है? अलंकार से बढ़ता है। तो इसका उत्तर होगा विद्यार्थियों अलंकार। तीसरा प्रश्न है इसमें 10वें में, समान वर्ण की आवृत्ति होने पर अलंकार होता है। तो जब वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। चौथा है पानी गए न उबरे मोती मानस चून। विद्यार्थियों, यहाँ जो अलंकार आएगा, पानी जो शब्द है वो कई अर्थों में अलग अलग अर्थ अपना देता है, यानी कि श्लिष्ट अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है। तो श्लेष अलंकार की जो स्थिति है वो यहाँ पर बनती है। तो यहाँ होगा विद्यार्थियों श्लेष अलंकार। 5वां प्रश्न है विद्यार्थियों, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। यहाँ वैसे श्रृंगार गलत छपा हुआ है, मुद्रण की स्थिति खराब है। तो श्रृंगार में इस प्रकार से आपको शुद्ध रूप में यहाँ लिख दिया गया है, श्रृंगार इस प्रकार से होना था। श्रृंगार रस का स्थायी भाव विद्यार्थियों रति होता है। अगला विद्यार्थियों, जब किसी व्यक्ति वस्तु आदि का वर्णन बढ़ा चढ़ा करके किया जाता है तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है, उसका बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाता है। 11वां प्रश्न है विद्यार्थियों, चौपाई छंद की परिभाषा लिखते हुए उदाहरण लिखिए। तो चौपाई विद्यार्थियों आपको जैसा कि पता है कि सम्मात्रक छंद है, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और अंत में क्या नहीं होना चाहिए? लघु और गुरु नहीं होना चाहिए। आपकी हनुमान चालीसा जो है उसमें बहुत सी चौपाइयाँ हैं, कोई सी चौपाई आप लिख सकते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर। इस प्रकार से आप 16-16 मात्राओं वाला कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ निम्नलिखित पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो आपको संदर्भ प्रसंग लिखना है, उसके बाद में व्याख्या लिखनी है, उसका जो सार रूप में है बढ़ा चढ़ा करके लिखना है, और अंत में आपको विशेष की जो स्थितियाँ हैं वो भी लिखनी थी। तो यहाँ विद्यार्थियों पहली जो व्याख्या है वो पहली व्याख्या कबीरदास जी के पाठ से ली गई है, और कि हिंदू और मुस्लिमों ने अपने अपने आप को कितना बड़ा यहाँ पर मान रखा है, लेकिन किसी भी धर्म में अच्छी अच्छी बातें नहीं हैं। वहाँ उन दोनों धर्मों को आक्षेप किया गया है कि वो देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन सभी धर्म अपने उस नैमित्तिक कार्य पर, अच्छे कार्य पर टिकते नहीं हैं। तो वहाँ कबीरदास जी की उस स्थिति को यहाँ पर आपको व्याख्या के रूप में, संदर्भ प्रसंग, व्याख्या और प्रशेष के रूप में आपको लिखना था। यहाँ विद्यार्थियों अथवा दिया हुआ है। ये जो अथवा था विद्यार्थियों, धूमिल की जो कविता है घर में वापसी, उस घर में वापसी यानी कि गरीबी की स्थिति में परिवार जी रहा है, और परिवार गरीबी की स्थिति में होने के कारण वो जो परिवार है उसमें आपसी संबंध किस प्रकार से, एक जो भुन्नासी ताला है यानी कि जिसमें काई लग गई है, जंग लग गई है, उस ताले की भांति जो उस चाबी से नहीं खुल पा रहा है, तो वो गरीबी के दृष्टिकोण को लेकर के यहाँ विद्यार्थियों घर में वापसी कविता से ये चीज़ें ली गई। तो आपको इस प्रकार से संदर्भ प्रसंग में लिखना था। अगला विद्यार्थी इसमें है गद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो यहाँ जो सह प्रसंग व्याख्या है विद्यार्थियों वो आपको करनी थी। उस सह प्रसंग व्याख्या में दिया हुआ है, वसंता ने कसकर गूंगे को चपत जड़ दी, यानी कि रांगे राघव जी का जो गूंगे कहानी है उससे ये ली गई है। तो उसके जो भी इसमें स्थिति दी हुई है, प्रसंग और संदर्भ प्रसंग लिख करके व्याख्या करनी थी, और अंत में आपको विशेष रूप में कुछ बिंदु लिखने थे जो व्याकरणिक दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, अलंकार की दृष्टि से, और एक आध पंक्ति आपको उस सार से संबंधित आपको लिखनी थी। तो यहाँ सीधा सीधा है आपका गूंगे कहानी से ले गया। दूसरा विद्यार्थियों अथवा के रूप में जो 13वां दिया हुआ है इसमें, जिसमें आपको व्याख्या करनी है। आपकी पुस्तक में जो खानाबदोश कहानी दी हुई है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की, वो जो भट्टे की जिंदगी है उसमें स्थितियाँ वर्णित की गई हैं, उसके आधार पर आपको क्या लिखनी थी, इसमें व्याख्या करनी थी।
विद्यार्थियों यहाँ 14वां प्रश्न दिया हुआ है, भारतेंदु हरिश्चंद्र और सूरदास का साहित्यिक परिचय लिखिए। यानी कि एक गद्य में से दे दिया आपको अथवा के रूप में पद्य में से आपको यहाँ पर ये आया है। तो सीधे सीधे आपको जिन चीज़ों का ध्यान रखना था साहित्यिक परिचय में वो ये प्रमुख हैं विद्यार्थियों। जैसे आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखा, उसमें आपको जन्म लिखना था 1850, मृत्यु 1885, मात्र 35 वर्ष की आयु प्राप्त की थी, काशी में जन्म हुआ, कई संस्थाओं की स्थापना की जैसे तदीय समाज है, कवि वचन सुधा है, बाल बोधनी टीका है। इन्होंने अनुदित मौलिक कई नाटकों की रचना की थी। मौलिकों में वेद की हिंसा हिंसान भवती, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी, इस प्रकार से अनुदित में जो अनुवाद किया गया है दूसरी भाषाओं से, धनंजय विजय, विद्या सुंदर, पाखंड विडम्बन, सत्य हरिश्चंद्र, मुद्रा राक्षस। और जो आपका जो आधुनिक काल चलता है उसका जो प्रथम पुनर्जागरण का काल जिसे कहा जाता है हिंदी साहित्य में, उसके जो पुरोधा हैं, उसके जो प्रारंभिक कर्ता हैं वो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। ऐसा और आपके पाठ्यक्रम में क्या दिया हुआ है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, उसके बारे में ये आप लिख सकते थे। यदि आपने लिखा था सूरदास जी का तो 1478 में जन्म माना जाता है, 1583 में मृत्यु मानी जाती है। रौनकता, रेणुका, आगरा इनका जन्म माना जाता है। कोई विद्वान सीही, दिल्ली इसको मानते हैं इनके जन्म को। गुरु बल्लभाचार्य जी इनके शिष्य माने जाते हैं। अष्टशाप के कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। वात्सल्य श्रृंगार के कवि माने जाते हैं। ब्रज भाषा इनकी भाषा का प्रमुख रूप था। सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, इस प्रकार से ये चीज़ें आपको लिखनी थी। विद्यार्थियों आगे चलते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। छोटे छोटे प्रश्न हैं आपकी पुस्तक से। 14वें का पहला है, हामिद ने अपने 3 पैसों से क्या खरीदा था। सीधा प्रश्न था, चिमटा खरीदा था। दूसरा प्रश्न है 1988 में, वैसे 1888 होना चाहिए था, ज्योतिबा फुले को उपाधि दी गई थी, तो महात्मा की उपाधि दी गई थी। उन्होंने इस संबंध में ये भी कहा था कि महात्मा की उपाधि देकर मेरी जो यात्रा है इसको आप बंद नहीं करें। तो इस प्रकार से महात्मा की उपाधि उन्हें दी गई थी। पद्माकर का प्रमुख ग्रंथ है पद्माभरण है, सीधा सीधा है। वैसे आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा अभी हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी ये आपको सीधा सीधा यहाँ पर दिया गया है। तो आपको लिखने में ऐसी कोई परेशानी पद्माभरण में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सूरदास जी की है, ये जायसी की है, सुजान रसखान की है। तो यहाँ पर इस प्रकार से रह जाता है पद्माभरण। तो ये नागार्जुन का मूल नाम है वैद्यनाथ मिश्र है। सिद्धेश्वरी के छोटे बालक का नाम प्रमोद है, जो एक टूटी हुई खाट पर पड़ा हुआ है, नंग दड़ंग पड़ा हुआ है, तो वहाँ उसका चित्र आता है वहाँ दोपहर का भोजन कहानी में। ज्योतिबा फुले पाठ के लेखक हैं। सुधा अरोड़ा कवि देव के प्रमुख आश्रयदाता का नाम बताइए, तो भोगीलाल है, क्योंकि वहाँ उस पाठ का जो परिचय पढ़ते हैं उसमें आता है कि उन्होंने बहुत से आश्रयदाताओं के यहाँ रहे थे, लेकिन सबसे अधिक जो प्रसन्नता है, आदर सम्मान था, उनको यहीं भोगीलाल नाम के आश्रयदाता से मिला था। निम्न में से रचना जो महादेव वर्मा की नहीं है, निहार, रश्मि, नीरजा, इस प्रकार से आती है। हंसमाला ये शायद असाहित्य की है, जो आपके इसमें महादेव वर्मा की नहीं है। 16वां प्रश्न है विद्यार्थियों, लेखक ने टॉर्च बेचने वाली कंपनी का नाम सूरज छाप ही क्यों रखा। तो यहाँ विद्यार्थियों आपको इस प्रकार से लिखना था कि सूरज छाप जो टॉर्च है उसका एक कारण था कि टॉर्च की स्थिति क्या होती है कि टॉर्च रात में अंधेरे से सुरक्षा प्रदान करती है। ये तो एक सिंपल चीज़ लिखनी थी। और ये भी लिखना था कि टॉर्च बाहरी अंधेरे को दूर करके सुरक्षित माहौल बनाती है, जिससे लोगों को रात में चलने या किसी काम को करने में डर नहीं लगता है। इसलिए ऐसी चीज़ों को देख करके नाम के आधार पर और जो काम करने की जो चीज़ है सूरज छाप की टॉर्च की बिक्री ज़्यादा रहे, इसलिए उन्होंने उस टॉर्च का नाम क्या रख दिया, सूरज छाप टॉर्च यहाँ रख दिया। विद्यार्थियों अगला प्रश्न इसमें आता है, सपना कवित्व में नायिका क्यों प्रसन्न थी और उसका सपना क्यों टूट गया। यहाँ विद्यार्थियों स्वप्न में देखते हैं कि नायिका का उस स्वप्न में कृष्ण से मिलन हुआ था और वो उसके साथ झूला झूलने की कह रहे थे, झूला झूलने के लिए तैयार हुई, उससे कृष्ण से मिलन हुआ है। लेकिन जैसे विद्यार्थियों नींद खुली तो नींद खुलने से उनका स्वप्न है ना घन है ना घनश्याम है, वो पंक्ति वहाँ पर आई है, तो नींद खुलने पर स्वप्न भंग हो गया था। ये उसका उत्तर है विद्यार्थियों। यहाँ पूछा गया है आपके व्यक्ति को क्षमता को
अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए कि क्या लाल का व्यवहार सरकार के विरुद्ध षड्यंत्रकारी था। अपने विचार लिखिए। विद्यार्थियों, उसकी माँ जो कहानी है उसके आधार पर हम कह सकते हैं पूरा के पूरा हमें देखने से पता चला है कि नहीं, उनका जो व्यवहार था वो षड्यंत्रकारी नहीं था और लाल स्वतंत्रता सेनानी जरूर था जो अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर रहा था। इस पाठ में लाल का जो व्यवहार है उसको सरकार के खिलाफ षड्यंत्र के रूप में नहीं देखा जा सकता, बल्कि ये उसकी माँ की चिंता और लाचारी को दर्शाने वाला ये पाठ है। ये स्थिति उसके आधार पर उसकी माँ की चिंता, क्योंकि नाम ही इसका उसकी माँ के आधार पर रखा गया है। अगला विद्यार्थियों, आपका जो 17 नंबर का प्रश्न है उस 17 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चल ये लोग हमारा घर न बढ़ने देंगे, सुखिया के इस कथन के आधार पर कहानी की मूल संवेदना लिखिए। यहाँ विद्यार्थियों आपको इसमें प्रमुख रूप से जो बिंदु नोट करना था और जिसका वर्णन करना था कि सुखिया के इस कथन के द्वारा जो कहानी की मूल संवेदना बनती है वो इस प्रकार से बनती है कि मजदूर वर्ग का जो शोषण है उसका करना, मजदूर वर्ग का शोषण करने की जो स्थिति है उसकी ये कहानी की मूल संवेदना को यहाँ पर स्थित करती है। जो धनाढ्य हैं और जो शोषण करते आए हैं आम जनों का, तो वो किस प्रकार से उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो इस प्रकार से ये चीज़ें आपको लिखनी थी उसमें। अगला है विद्यार्थियों प्रश्न 18, जाग तुझको दूर जाना कविता की मूल संवेदना क्या है। तो यहाँ विद्यार्थियों इस कविता के माध्यम से बताया गया है कि स्वाधीनता आंदोलन में भाग ले रहे जितने भी क्रांतिकारी हैं उनके लिए वो प्रेरणा प्रदान करने का इनका मूल संवेदना प्रस्तुत करती है। यानी कि जो भी क्रांतिकारी हैं स्वाधीनता आंदोलन में भाग ले रहे हैं उनके लिए प्रेरणा देने का कार्य इस कविता के माध्यम से यहाँ पर किया गया है। 19वां प्रश्न है विद्यार्थियों, देश की सब प्रकार की उन्नति हो, इसके लेखक द्वारा बताए गए 4 उपाय बताइए। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। तो यहाँ विद्यार्थियों भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, इसके द्वारा लेखक ने कुछ उपाय सुझाए, उनमें से आपको इस प्रकार से नोट करना था। वहाँ बताया कि आप मतांतर के आग्रह छोड़िए, यानी कि किसी मत विशेष की आप नहीं बढ़ाएं, किसी दूसरे को आप हे दृष्टि से नहीं देखें, तो मतांतर का आग्रह छोड़िए। एक तो ये बात बताइए आपको। दूसरा उपाय बताया कि परस्पर प्रेम बढ़ाना है। तीसरा उपाय है देश का जो धन है वो देश में ही रहे। चौथा है जिससे भलाई हो वैसी ही किताब पढ़िए। इस प्रकार से यहाँ आपको ये चीज़ें बताई गई हैं। अगला विद्यार्थियों प्रश्न आता है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, बादल को घिरते देखा है। ये जो नागार्जुन की कविता है उसमें बादलों के सौंदर्य का चित्रण तो किया गया है, लेकिन इसके अलावा किन दृश्यों को यहाँ पर चित्रित किया गया है। तो इसमें आपको लिखना था कि बादलों का जो सौंदर्य चित्रण है, इसके अलावा और जो दृश्य यहाँ पर बिंबित किए गए हैं उनके बारे में यह है कि वहाँ एक तो ये दृश्य आता है कि लंबे समय से जो शाप का दुख भोगने वाले जो चकवा चकवी हैं उनके क्रंदन को यहाँ पर वर्णित किया गया है और उनके मिलन का दृश्य भी यहाँ पर किया गया है। और दूसरा इसमें यह है कि जो कस्तूरी मृग हैं वो उनकी जो नहीं दिखने वाली और मस्त कर देने वाली जो मादक सुगंध है जो उनकी नाभि से आती है, और सुगंध को फैलाने वाले जो कस्तूरी मृग हैं वो अपने पर चिढ़ते हुए देखे गए हैं, ऐसा वहाँ पर दिखाया गया है। तीसरा हम लिख सकते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले जो किन्नर किन्नरियाँ हैं उनके रहन सहन का जो मनमोहक चित्र है वो भी यहाँ पर बादलों के सौंदर्य के अलावा बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णित किए जाने वाले जो सौंदर्य चित्रण के अंतर्गत ये आते हैं। 21वां प्रश्न है विद्यार्थियों, कविता हुसैन की कहानी, छोटे छोटे प्रश्न हैं आपको, बहुविकल्पी प्रश्न। हुसैन की कहानी अपनी जुबानी पाठ के लेखक का नाम है, सीधा ही पूछ लिया है तो मकबूल फ़िदा हुसैन इसका आंसर होगा, मकबूल फ़िदा हुसैन। अगला है M.F. हुसैनी, यानी कि मकबूल फ़िदा हुसैन का जन्म कहाँ हुआ, तो ये मुंबई में उसका जन्म दे रखा है, तो सीधा साधा है। आवारा मसीहा है, ये क्या है, एक जीवनी है। अगला है प्रश्न, आवारा मसीहा में शरत चंद्र की पिता का नाम क्या था, तो यहाँ मोतीलाल चट्टोपाध्याय उनके पिता का नाम था। विद्यार्थियों 22वां प्रश्न है, मकबूल फ़िदा हुसैन पाठ में किस मूर्ति का जिक्र किया गया है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर मकबूल फ़िदा हुसैन की जो मूर्ति है उसमें जो उन्होंने पेंटिंग बनाई थी तो गणेश की पेंटिंग बनाई थी, गणेश जी की, भारतीय जो देवता है देव है गणेश, उनकी पेंटिंग बनाई थी, और भारतीय सभ्यता श्रृंखला की जो औपचारिक शुरुआत है वो यहाँ पर की गई थी। विद्यार्थियों अगला प्रश्न आता है
नाना के घर किन किन बातों का निषेध था, शरद को वे बातें क्यों प्रिय थी। तो यहाँ विद्यार्थियों कुछ चीज़ें बताई गई कि नाना को वहाँ पर तालाब में नहाना पसंद नहीं था, जानवरों और पक्षियों को पालना पसंद नहीं था, बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, उपवन लगाना भी ठीक नहीं लगता था, पतंग उड़ाने का निषेध था, लट्टू घुमाना है, गिल्ली डंडा खेलना है, कांच की गोली से खेलना है, ये सभी चीज़ें वहाँ निषेध थी। लेकिन शरद को क्यों अच्छी लगती थी, उसका एक कारण था कि शरद जो है वो स्वतंत्र विचारों वाले थे इसलिए वे सभी कार्य करते थे जो कि नाना के यहाँ निषेध थे। अंतिम जो प्रश्न है विद्यार्थियों, आपको शरद और उसके पिता के स्वभाव में क्या क्या समानताएं दिखाई देती हैं, विस्तार से वर्णित कीजिए। तो यहाँ विद्यार्थियों जो समानताएं हैं उसके पिता में और उसमें वो ये हो सकती हैं कि दोनों घुमक्कड़ स्वभाव के थे। उसके पिता तो थे ही, बालक भी ऐसा ही था उसका, तो दोनों घुमक्कड़ स्वभाव के थे। वो क्या है कि एक स्थान पर ज़्यादा समय तक नहीं रुकते थे। दूसरा उत्तर ये लिख सकते हैं, दूसरा बिंदु जो है, दोनों को पढ़ने का शौक़ था। तीसरा ये हो सकता है कि दोनों की प्रकृति से प्रेम था, उन्हें प्रकृति की सुंदरता को निहारना बहुत ही अच्छा लगता था। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप अपने अंकों की गणना कीजिए, हिंदी परिवार के साथ जुड़े रहिए। आगे से आगे आपके जो विद्यार्थी हैं, आपके जो साथी हैं, उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि वो भी अपने पूरे के पूरे प्रश्न पत्र में जितना भी आपने किया है, जैसा किया है, क्या क्या आपको उसमें आपको सहूलियत मिलती है आपकी अंकों को गिनने में, उनको मदद मिले और आप तैयार हो जाइए अगली साल के लिए। और अभी से तैयारी आपको थोड़े दिनों बाद शुरू कर देनी है। और कक्षा 12 के लिए किस प्रकार से जो 11 का प्रश्न पत्र था उसी के आधार पर आपको तैयारी जारी रखनी है। तो मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।